Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz, जहाँ पर हम हर दिन most important 10 current affairs को डिटेल में एनालाइज करते हैं. टुडे इज़ 15th of May एंड आज हम देखेंगे 15th of May के most important 10 current affairs along with the static GK part as well. So without taking any further time, let's get started. The very first question is, India's first artificial intelligence-enabled block-level monsoon forecasting system was launched by which organization? कोई भी चीज़ इंडिया में अगर पहली बार हो रही है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम है. इसको लॉन्च किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने. बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. इन्होंने लॉन्च कर दिया इंडिया का पहला AI इनेबल्ड ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम एंड इस सिस्टम को इन्होंने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. ठीक है, NCMRWF. तो इसमें हाइपर लोकल और इम्पैक्ट बेस्ड मॉनसून फोरकास्ट आपको मिलेंगे फॉर अप टू 4 weeks इन एडवांस. एंड ये जो मॉडल है ये AI को कंबाइन करता है विथ न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल. एंड येस, इसमें कुछ एरर मार्जिन भी है अराउंड 4 days का. फोरकास्ट एंड अलर्ट जो हैं ये शेयर किए जाएंगे मोबाइल एप्लीकेशंस की हेल्प से, SMS के थ्रू एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन नेटवर्क्स का यूज़ करते हुए. ठीक है, तो ये इंडिया का पहला AI इनेबल्ड ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम है. इसको लॉन्च किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने. कब फॉर्म हुआ था IMD? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1875 में एंड ये इंडिया के अंदर ऑफिशियल वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ऑलमोस्ट हर सेशन में हम चर्चा करते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि हम मशीन्स को ह्यूमंस जैसी इंटेलिजेंस देते हैं एंड इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग शामिल होते हैं. AI का सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन वॉइस असिस्टेंट Siri और Alexa है, जिसको आप कॉमनली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, मॉनसून की यहाँ पर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर मॉनसून कब से कब तक आता है? जून से लेकर सितंबर तक. मॉनसून का रीज़न प्रीडोमिनेंटली क्या है? तो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी. साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश लेके आता है. देन वी टॉक्ड अबाउट न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन. न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में एटमॉस्फेयर के फिजिकल लॉज के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है एंड ये जो मॉडल्स हैं इनमें मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह यूज़ होते हैं. इसका यूज़ किया जाता है ग्लोबल और रीजनल वेदर फोरकास्टिंग में. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ओके, moving to next question. The report titled as India's Nuclear Energy Vision Strategic Pathways for SMR Deployment was released by which organization? ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है? द करेक्ट आंसर इज़ द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको हम टेरी कहते हैं. ठीक है, इन्होंने रिसेंटली अपनी ये रिपोर्ट रिलीज़ की है. इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 23 to 25 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए टू अचीव 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ 2047. ठीक है, फर्दर इन्होंने फोकस किया है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का क्या रोल है क्लीन एनर्जी को इंश्योर करने में, ग्रिड स्टेबिलिटी को इंश्योर करने में, इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के लिए. इंडिया करंटली ऑपरेट करता है 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद अराउंड 8.8 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. जो यूनियन बजट 2025 to 2026 आया था उसमें एलोकेट किए गए हैं फर्दर 20,000 करोड़ रुपीज़ SMR रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट के लिए, जिसमें हमने 5 इंडिजिनस SMRs पर काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है बाय द एंड ऑफ 2033. ओके, सो डू रिमेंबर कि ये रिपोर्ट पब्लिश की है टेरी ने एंड रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं ना ये आपको मेंस एग्जाम्स में ज़्यादातर काम आएंगे एंड कहीं पर अगर आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर ये पॉइंट्स का यूज़ करना होता है आपको अपनी ऐसे बनाने के लिए. अदरवाइज़ आपको वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की. सो द करेक्ट आंसर इज़ द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. ठीक है, हम बार बार बात कर रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की. व्हाट आर दीज रिएक्टर्स? तो ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो 300 मेगावाट से कम पावर जनरेट करते हैं. इनको जल्दी बनाना आसान होता है, इसलिए एनर्जी डिमांड को ये जल्दी पूरा करते हैं. ठीक है, इन्हें रिमोट एरियाज़ में क्लीन और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं. इंडिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की कंडीशन देखेंगे तो इंडिया में सबसे पहला हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था. कहाँ पर? तारापुर में. ठीक है, इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ये आता है. इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम थोरियम का उपयोग करने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है. ठीक है,
देन वी टॉक्ड अबाउट गीगावाट। तो गीगावाट कैसी एनर्जी होती है, 1 गीगावाट इज इक्वल्स टू 1000 मेगावाट, ओके। और ये पावर की एक मेजरमेंट यूनिट है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कौन सी है, इट इज़ द काशीवाज़ाकी कारिवा प्लांट, और इसकी कैपेसिटी है 7.96 गीगावाट, ठीक है। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी गोल क्या है, 175 गीगावाट हमें एनर्जी जनरेट करना था बाय द एंड ऑफ 2022, जिसमें सोलर और विंड दोनों शामिल थे, ओके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे और कुछ जो ऑलरेडी हम रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करेंगे। द वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इस रिपोर्ट को दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में और किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी विच सिटी हैज़ बिन रैंक द बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया इन 2025, तो इसके हिसाब से बेंगलुरु बेस्ट सिटी साबित हुई फॉर वुमेन इन इंडिया, ठीक है। एंड डू रिमेंबर जो अभी रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट देखा गया है, ठीक है। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑल्सो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो क्राइम्स देखे गए, कॉग्नाइजेबल क्राइम्स, वो कहाँ पर हुए हैं, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025, ये रिपोर्ट दी है WHO ने। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रिपोर्ट, विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाइस्ट नंबर ऑफ डोपिंग वायलेशंस इन 2024, इंडिया, ठीक है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली भी एक वाडा रिपोर्ट आई थी और उसमें इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डोपिंग वायलेशंस 2025 में भी इंडिया के अंदर हुए हैं। सो सैडली ये कहना पड़ रहा है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक है 3rd। विच स्टेट्स हैव द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ए कैटेगरी पंचायत्स एज पर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, तो इसके हिसाब से हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ए कैटेगरी पंचायत्स कहाँ से सामने आई हैं, तो त्रिपुरा एंड केरला से, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, उत्तराखंड, ठीक है। वाई दिस सेंचुरी केम इन टू न्यूज़, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रेपरेशंस स्टार्ट कर दिए हैं फॉर अ साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ सेंसस, जो यहाँ पर कंडक्ट होगा, किस लिए, टू स्टडी द पॉपुलेशन एंड मूवमेंट ऑफ द टाइगर्स, लेपर्ड्स, बियर्स, डियर एंड फॉक्सेस, ठीक है। ये जो सेंचुरी है ये उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालयाज में लोकेटेड है, ओके। एंड 0 पॉइंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज झाड़ी धार विच इज़ द हाइस्ट पॉइंट इन दिस सेंचुरी, यहाँ पर आपको डिफरेंट पीक्स के व्यूज़ देखने को मिलेंगे, लाइक केदारनाथ एंड नंदा देवी, इसके अलावा चौखंबा, शिवलिंग, त्रिशूल एट्सेट्रा, ठीक है। तो बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश किया गया था मेनली ताकि हम कंजर्व कर सकें ब्रॉड लीफ ओक फॉरेस्ट को ऑफ द सेंट्रल हिमालयन रीजन, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालयाज में लोकेटेड है। वाई दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केम इनटू न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिपरेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंसस इस साल कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट द कुमाऊं हिमालयाज जो है उत्तराखंड का हिस्सा है। केदारनाथ पीक कुमाऊं हिमालयाज में फेमस माउंटेन है एंड कुमाऊं रीजन में सुंदर आपको घने जंगल और वाइल्ड लाइफ दिखाई देंगे। देन यहाँ पर ये जो हमने एनिमल्स देखे, टाइगर्स, लेपर्ड्स, बियर्स, टाइगर को पैंथरा टिग्रेस भी कहते हैं और ये इंडिया का नेशनल एनिमल है। लेपर्ड्स जो हैं इनका साइंटिफिक नाम होता है पैंथरा पार्डस एंड ये स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स होते हैं। टाइगर्स आमतौर पर आपको डेंस फॉरेस्ट में मिलेंगे और ये बहुत ही फेमस प्रेडेटर माने जाते हैं, ठीक है। हिमालयन पीक्स कुछ देखेंगे तो केदारनाथ, जिसकी हमने यहाँ पर बात करी, केदारनाथ पीक ये जो हिंदू तीर्थ होते हैं उनके करीब होने के कारण ये प्रसिद्ध है। एंड नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, उत्तराखंड। मूविंग टू 4th क्वेश्चन, द नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, इस प्रोग्राम को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो किस वजह से ये प्रोग्राम न्यूज़ में आया, क्योंकि रिसेंटली एक असेसमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें पाया गया कि जो मंथली पेंशन्स की रियल वैल्यू है फॉर एल्डरली पर्सन्स, विडोज़ एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड महंगाई, ठीक है। तो एनसैप ये फुली फंडेड होती है, ये फुली फंडेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको हमने 1995 में लॉन्च किया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द BPL फैमिलीज़। एंड इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें डिफरेंट स्कीम्स शामिल होते हैं जैसे कि इंदिरा गांधी
नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो गया, विंडो पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड द अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसमें पेंशन्स दिए जाते हैं, मतलब एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है टू द बेरीव्ड फैमिलीज़, एंड यहाँ पर फ्री फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स को। ठीक है, तो एनसैप इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि ये पाया गया कि जो मंथली पेंशन्स दी जाती है इन लोगों को, उसकी रियल वैल्यू डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है, अगर आप सपोज 100 रुपये देते थे 10 साल पहले, तो इसकी कुछ वैल्यू थी। ठीक है, 100 रुपये में इंसान बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन अगर आप अभी भी 100 रुपये ही देते हैं तो इसकी रियल वैल्यू फिर कम हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह बढ़ रहा है एंड महंगाई कितनी बढ़ गई, तो आप इस 100 रुपये में अब उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो मतलब ये रिपोर्ट क्यों आई है? ताकि जो इसमें पैसा दिया जा रहा है उसको इंक्रीज़ किया जाए। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगेन रुकेंगे एंड हम लोग चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज़ के एक बार करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द PM विश्वकर्मा स्कीम? इसको कौन लॉन्च करता है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड होम स्टे स्कीम 2026 टू बूस्ट द टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए होम स्टे स्कीम को लॉन्च किया राजस्थान स्टेट ने। स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। द नेशनल टेक्सटाइल मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ। चीफ मिनिस्टर जन कल्याण सांबल स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसको लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने। स्माइल स्कीम यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर वॉज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो 1995 में स्टार्ट हुआ था एंड हमने इसके बारे में सारे फैक्ट्स ऑलरेडी देख लिए हैं। एंड BPL की बात करेंगे तो BPL हम उन फैमिलीज़ को कहते हैं जिनकी इनकम गवर्नमेंट के जो एक निर्धारित स्तर है उससे कम होती है। BPL पहचान के लिए डिफरेंट यहाँ पर क्राइटेरिया हैं, जैसे कि इनकम और एसेट्स वगैरह। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने BPL फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो डेवलप की हुई हैं। ठीक है, now moving to fifth question, which state launched the ginger mission to promote its geographical indication GI certified pharma grade ginger? तो कौन सी एक स्टेट है जिसने लॉन्च किया है जिंजर मिशन ताकि वो अपने GI सर्टिफाइड फार्मा ग्रेड जिंजर को प्रमोट कर सकें? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मिजोरम। आपको तुरंत याद आना चाहिए कि मिजोरम को पिछले दिनों नीति आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब से ये इंडिया की जिंजर कैपिटल है, अदरक की राजधानी। ठीक है, तो मिज़ोरम ने इसके लिए लॉन्च किया है 189.79 करोड़ रुपीज़ का ये मिशन, जिससे कि वो अपने इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकें। इस मिशन का मेन पर्पज़ है मिज़ो जिंजर को ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रीमियम प्रोडक्ट थ्रू वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग एंड एक्सपोर्ट इंटीग्रेशन। इस इनिशिएटिव को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं अलॉन्ग विद द नाबार्ड एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम अपेडा कहते हैं। मिज़ो जिंजर में आपको 6 to 8% ओलियो रेजिन मिल जाएगा एंड इट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन द ग्लोबल एवरेज, जिससे कि ये फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डू रिमेंबर कि ये फार्मा ग्रेड जिंजर GI टैग प्रोडक्ट है मिज़ोरम स्टेट का एंड जिंजर मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। ऑल्सो इट इज़ द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो GI टैग होता है ये कैसा टैग है? ये एक ऐसा टैग होता है जो किसी प्रोडक्ट को उसकी स्पेसिफिक लोकेशन से जोड़ता है, जैसे दार्जिलिंग टी हो गई। इंडिया में GI एक्ट 1999 के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। GI प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने से लोकल कल्चर और इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंडियन एग्रीकल्चर को फाइनेंस सपोर्ट देता है। नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी फंड प्रोवाइड करते हैं एंड इसके अंडर रिफाइनेंस फैसिलिटी भी होती है बैंक्स के लिए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, मिज़ोरम स्टेट। ओके, अच्छा, कौन सा और स्टेट एक है जिन्होंने अभी रिसेंटली मशरूम मिशन की शुरुआत की थी? दिस इज़ ऑल्सो योर करंट अफेयर्स। मशरूम मिशन की शुरुआत किस स्टेट ने की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, रीज़न क्या था? ये अपने स्टेट को मशरूम हब बनाना चाहते हैं। ठीक है, moving to sixth question now. According to recent report, which crop has become India's top ethanol feedstock? Recent report के मुताबिक आपको बताना है कि कौन सी क्रॉप है जो इंडिया की टॉप एथेनॉल फीडस्टॉक बन गई है।
द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन मेज़, ठीक है। मेज़ इंडिया की लार्जेस्ट एथेनॉल फीड स्टॉक बन चुकी है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के फार्मर्स काफ़ी इनकरेज फील कर रहे हैं टू डाइवर्सिफाई टुवर्ड्स मेज़ कल्टिवेशन ड्यू टू इट्स लोअर वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बहुत कम चाहिए होती है। एंड एज पर द रिपोर्ट बाय ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन, ये जो मेज़ बेस्ड एथेनॉल का प्रोडक्शन है वो 182 करोड़ लीटर्स तक पहुंच गया बिटवीन नवंबर 2025 टू अप्रैल 2026। तो दिस थिंग हैज़ एक्सीडेड द एथेनॉल प्रोडक्शन जो हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सरप्लस फूड ग्रेन, डैमेज फूड ग्रेन एंड शुगर केन बेस्ड सोर्सेज, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ टॉप 5 मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये कल्टिवेट करते हैं अराउंड 8 लाख हेक्टेयर्स पर मेज़ को, एंड दे प्रोड्यूसेज नियरली 28 to 30 लाख मेट्रिक टन्स एनुअली मेज़, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, मेज़ क्रॉप, ओके। तो यहाँ पर चलिए हम लोग कुछ नेशनल करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, अन्नद अर्पण प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंट्रोड्यूस किया FCI ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। व्हाट इज द दृष्टि सिस्टम रिसेंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज, दिस इज एन AI बेस्ड फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। द 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन प्रोजेक्ट इज लेड बाय विच इंस्टीट्यूट, दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सीप्लेन सर्विस हैज़ बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये इंडिया का पहला कमर्शियल सीप्लेन सर्विस है और इसको अप्रूव किया गया लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिव्यांग रिहैबिलिटेशन centers at every divisional headquarter, this is Uttar Pradesh. And last है, skilling for AI readiness means SOAR program is an initiative of which ministry, ये initiative है Ministry of Skill Development and Entrepreneurship का, ठीक है। Now moving to question number 7. The RS-28 Sarmat is an intercontinental ballistic missile developed by which country, आपको बताना है इस मिसाइल को किस कंट्री ने डेवलप किया है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, रशिया। एंड अभी किस वजह से न्यूज़ में आया है अगेन, क्योंकि रशिया ने अनाउंस किया है कि वो इस मिसाइल को डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है इट इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, एंड इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द US एंड यूरोप, ठीक है। तो समृद्ध फर्स्ट पोस्ट सोवियत रशियन ICBM है जिसको क्लासीफाई किया गया था एज सुपर हैवी, एंड ये जो मिसाइल है इसकी रेंज लगभग 35,000 किलोमीटर्स है, एंड इट कैरीज अ वॉरहेड यील्ड जो कि सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है दैन द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज रशिया। यहाँ पर बात करेंगे हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं जो कॉन्टिनेंट्स को भी क्रॉस कर सकती हैं, एंड जो पहली ICBM थी वो कोल्ड वॉर में USA और USSR ने मिलकर डेवलप की थी, ओके। इसमें आप मल्टीपल वॉरहेड्स भी लगा सकते हैं, ओके। देन वी टॉक्ड अबाउट नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फॉर्मेशन हुई थी 1949 में, एंड इसका जो मेन पर्पज़ है वो है कलेक्टिव डिफेंस। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। देन एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट रशिया। तो रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है बाय एरिया अगर आप देखेंगे तो, एंड यहाँ की कैपिटल सिटी क्या है, इट इज़ मॉस्को। एंड रशिया ने स्पेस में पहला ह्यूमन भेजा था, एंड ये कौन थे, इनका नाम था यूरी गागरिन, राइट। So this is all about question number 7. Now moving to question number 8. What is the rank of India in the 2026 list of world's most economically stable countries released by US News and World Report? आपको बताना है कि इंडिया की क्या रैंक है in terms of world's most economically stable countries. The correct answer is D option, that is 47, ठीक है। तो US News and World Report की लेटेस्ट रैंकिंग्स रिलीज़ हो गई हैं। इसमें UAE को दुनिया का मोस्ट इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री डिक्लेयर किया गया है 2026 में। UAE के बाद स्विट्ज़रलैंड आता है, देन जर्मनी, इसके बाद कनाडा एंड जापान, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रैंकिंग्स जो हैं ये आपके बेस्ड होते हैं ऑन द फैक्टर्स लाइक कितना ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, डेट लेवल कितने हद तक कम है, और कितनी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो रेजिलियंट है, ठीक है। इंडिया को यहाँ पर 47th पोजीशन पर रखा गया विद अ GDP ऑफ अराउंड $4.15 ट्रिलियन। US की रैंक है यहाँ पर 13th, एंड पाकिस्तान को इस लिस्ट में कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 47, एंड डू रिमेंबर कि इसमें मोस्ट स्टेबल कंट्री किसको डिक्लेयर किया गया, दैट इज़ UAE। UAE की कैपिटल क्या है, इट इज़ अबू धाबी, एंड ये मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, एंड दुबई वर्ल्ड का फेमस टूरिस्ट और बिजनेस हब भी है, राइट।
इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि लो इन्फ्लेशन होना और स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ होना, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस का रिलायबल होना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी, ये सब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी एक कंट्री का टोटल गुड्स और सर्विसेज का मार्केट वैल्यू होता है एक साल का। नॉमिनल जीडीपी और परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है, ये जीडीपी के दो अलग तरह के मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 47। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो न्यूज़ में रही पिछले दिनों। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड वॉज सेलेक्टेड एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025। 2025 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर अपना सेलेक्ट किया था पैरासोशल वर्ड को। क्या होता है ये? इट मीन्स अ सिंगल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मतलब एक तरफा रिलेशनशिप जो यूजुअली लोग डेवलप कर लेते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, इसको कहा जाता है पैरासोशल, ठीक है। विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन फेना। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन ने किस कंट्री को हिट किया था? ऑस्ट्रेलिया को। वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये पावर प्रोजेक्ट आपको नेपाल में मिलेगा। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन नेम्ड एज द CR450। ये दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है और इसको अनवील किया है चाइना कंट्री ने। Which country's airport has become the first airport in the world to deploy Wi-Fi 7 technology? ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है ओमान। Which country is home to world's largest compressed air energy storage plant? This is China. Which country has commissioned its second Milgem class corvette PNS Khyber? ये कौन सी कंट्री है? This is Pakistan. Okay. Now moving to next question. The Bench, the Bar and the Bizarre एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल आर द बुक्स ऑथर्ड बाय होम। आपको बताना है ये दोनों बुक्स किसने लिखी हैं। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, तुषार मेहता। कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर बुक लिखते हैं या फिर किसी पर्सनालिटी के ऊपर बुक लिखी जाती है, दोनों ही केसेस में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक जो है इसके राइटर हैं तुषार मेहता एंड इसको हाल ही में न्यू दिल्ली में रिलीज़ कर दिया गया है। फोकस क्या है? कोर्ट रूम एनेक्डोट्स, जुडिशियल चैलेंजेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट है लीगल सिस्टम पर, इस बारे में बात की गई। तो जो इसका लॉन्च इवेंट था वो भारत मंडपम में हुआ है एंड अटेंडेड बाय prominent members of judiciary and the legal fraternity। इस बुक में कोर्ट रूम ऑनर, ह्यूमन एक्सपीरियंस इन द लीगल सिस्टम और जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस हैं विच आर पोस्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड AI इन द जुडिशरी, उस सब को टैकल किया गया, उस सब के बारे में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। कौन है तुषार मेहता? ये इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बुक और है जिसके बारे में आपको याद रखना है। इट इज़ मदर मैरी कम्स टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये लास्ट ईयर 2025 में अरुंधति रॉय ने लिखी थी, ठीक है। अरुंधति रॉय की जो भी बुक्स आती हैं वो पता नहीं क्यों लेकिन वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। अरुंधति रॉय की ये बुक जो है ये अगेन 2026 में न्यूज़ में आई क्योंकि इसको रिसीव हुआ था US क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ठीक है। तो इस वजह से भी ये बुक न्यूज़ में थी, ओके। इसी तरह से एक और किताब है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस बुक को किसने लिखा है? दिस बुक हैज़ बिन रिटन बाय जनरल M नारवने एंड ये बुक भी अभी बहुत न्यूज़ में थी, एग्जाम में भी पूछी जा रही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Habshan gas complex recently seen in the news is located in which country? You have to tell me कि Habshan gas complex कहाँ पर है। The correct answer is UAE. Why this complex came into news? क्योंकि ये one of the world's largest gas processing facilities है, अबू धाबी में लोकेटेड है एंड न्यूज़ में इस वजह से आया क्योंकि ये डैमेज हो गया है ड्यूरिंग द वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ड्रोन एंड द मिसाइल अटैक्स। तो फुल रेस्टोरेशन जो गैस का था वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स का कि वो 2027 तक कंप्लीट हो जाता एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका इंपॉर्टेंट रोल है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन द गल्फ रीजन, ठीक है। तो हबशान गैस कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सी ऑप्शन, UAE में है, ठीक है। तो बेसिकली ये नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड ये कॉम्प्लेक्स गल्फ रीजन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 2027 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका फुल रेस्टोरेशन हो जाएगा, ओके। अबू धाबी UAE की कैपिटल सिटी है एंड ये सिटी ऑयल और गैस पर्पज़ के लिए ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नेचुरल गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन आता है, मीथेन से बना होता है। ये एक फॉसिल फ्यूल है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है। नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भी व्हीकल्स में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, UAE। नो यहाँ पर लास्ट में हम लोग चलिए कुछ प्लेसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो न्यूज़ में आए हैं।
The first one is Chatham Islands that was recently seen in the news are located in which ocean? ये islands आपको मिलेंगे South Pacific Ocean में. तफ्तान volcano that was recently seen in the news is located in which country? ये volcano है ईरान में. Coco Islands are a small group of islands located in which water body? So it lies in Bay of Bengal. Molucca Sea that was recently seen in the news is located in which ocean? It lies in Pacific Ocean. Mount Burni Telong volcano that was recently seen in the news is located in which country? It lies in Indonesia. Lake Turkana is located in which country? It lies in Kenya. The Atacama Desert where the Desierto Florido occurs is located in which country? Atacama Desert की location बतानी है. It lies in Chile. Okay. So friends, these are the most important 10 current affairs for today. I really hope you have liked the session. Please let me know in the comments कि आपको ये class कैसी लगी. In case you find it useful, तो please hit the like button and also share it with your friends. And now we will be meeting again tomorrow in the next lecture. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.